हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आपके मैथ्स की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। उसको और अच्छा करने के लिए आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ सीबीएसई ऑफिशियल सैम्पल पेपर फॉर क्लास 10 मैथ्स। और ये पेपर मैं स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए लेकर आया हूँ। बेसिक वालों के लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें मैं वो पूरा पेपर समझाऊँगा। इस वीडियो में आपको मैं जो सीबीएसई ने पेपर रिलीज़ किया था उसको मैं पूरा सॉल्व करके बताऊँगा, और साथ के साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आपने क्वेश्चन करते समय किन किन बातों को ध्यान रखना है और स्टेप बाय स्टेप आपको उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बिकॉज आपको पता है कि अगर कोई क्वेश्चन आपका 2 मार्कर है तो आप स्टेप बाय स्टेप अगर उसको सॉल्व करोगे तो बाय स्टेप आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल सपोज आपका क्वेश्चन कहीं गलत हो जाता है तो वो सीबीएसई जब चेकिंग होगी पेपर की तो आपके जितने स्टेप आपके ठीक होंगे वहाँ तक के आपको मार्क्स मिलेंगे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये भी बताऊँगा कि अगर आपने इतना क्वेश्चन कंप्लीट किया है तो यहाँ तक कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। ये सारी बातों को हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे और वन बाय वन सारे क्वेश्चन विद चॉइस वाले क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करूँगा, जिससे आपको सारा पेपर में आपको ईजिली एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सॉल्व करके बताऊँगा। और अगर आपने अभी तक ये पेपर नहीं किया है तो प्लीज़ इस पेपर को ज़रूर करें। इससे आपके 5 मई को जो आपका पेपर होने वाला है उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि यही पेपर आपका आएगा, बट ये सीबीएसई ने एक पैटर्न के हिसाब से बनाया था, इसी पैटर्न के हिसाब से आपका पेपर होने वाला है। तो इस करके इस पेपर को ज़रूर करें और जिन जिन बातों को मैं आपको बताऊँगा उसको आप याद रखें और उसी पेपर में आप उस बातों को फॉलो करें। तो स्टार्ट करते हैं सैम्पल पेपर फॉर क्लास 10 मैथ्स फॉर स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स फॉर टर्म 2 एग्जामिनेशन। आपको पता है कि जो आपका टर्म 2 एग्ज़ाम है वो आपका 2 आवर्स का होने वाला है और मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने हैं 40। टोटल आपके पेपर में 14 क्वेश्चन होंगे, वो आपके डिवाइड होंगे 3 सेक्शन ए बी सी। सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्या है कंपलसरी है। और सेक्शन ए आपका टोटल 6 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स इज। इंटरनल चॉइसेस आपको गिवन होंगी 2 क्वेश्चन में। सेक्शन बी आपका 3 मार्क्स है। इंटरनल चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन 1 क्वेश्चन। सेक्शन सी कंप्रोमाइज ऑफ 4 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स एंड इंटरनल चॉइस हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन 1 क्वेश्चन। इट कंटेन 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। और जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस ऑफ A15 फॉर द AP 6, 9, 12, 15। यहाँ पर आपने सबसे पहले क्वेश्चन को करते समय सबसे पहले जो आपको गिवन दे रखी है एपी सीरीज़ उसको आपने नोट डाउन करना है। तो जैसे कि यहाँ पर हम सॉल्यूशन 1 लिखेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले एपी लिखेंगे 6, 9, 12 एंड 15 डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले आप क्या करोगे, एपी में ए और डी फाइंड आउट करोगे। ए आपका क्या फर्स्ट टर्म और डी आपका क्या निकला सेकेंड टर्म माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म। तो डी आपका कितना निकल गया 3। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन कह रहा है कि A25 और A15 निकालिए और उसका डिफरेंस क्या होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सेपरेटली A25 निकालना है और सेपरेटली A15 निकालना है। तो A25 आपका कैसे निकलेगा, A + 24D। तो A की वैल्यू कितनी है आपकी 6 + 24 × 3। तो ये आपका निकल गया 6 + 3 4 = 12, 3 2 = 6 7। तो ये आपका निकल गया 78। A15 आपका निकलेगा A + 14D, दैट इज A आपका कितना है 6 + 14 × 3। तो 6 + 3 4 = 12, 3 1 = 42। तो ये आपका निकल गया 48। तो यहाँ तक अगर आप अटैम्प्ट करके आते हो तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। और अगर आप इसके बाद अगर फॉलो करते हो तो A25 माइनस ऑफ A15 दैट इज इक्वल टू 78 माइनस ऑफ 48 दैट इज इक्वल टू 30। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ तक के आपको मिल जाएंगे 2 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 का चॉइस क्वेश्चन देखिए। इफ़ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ द AP इज इक्वल टू 5 टाइम्स द 5th टर्म, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 12th टर्म। यहाँ पर आपको बोला गया कि अगर मैं 7 टाइम्स करूँ 7 टर्म को तो वो किसके बराबर होगा, 5 टाइम्स ऑफ 5th टर्म। और यहाँ पर आपको फाइंड आउट करनी है 12th टर्म। तो सबसे पहले आपने गिवन लिख दिया और जो आपको फाइंड आउट करना है वो आपने मेंशन कर दिया। तो यहाँ तक कि आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम इसको ओपन करेंगे तो 7 टाइम्स एज इट इज़ A7 मतलब A + 6D बराबर है 5 टाइम्स A + 4D। तो 7 अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 7A + 6 7 = 42D बराबर है 5A + 5 4 = 20D।
अब हम ए और डी वाली टर्म को सेपरेट आउट करेंगे तो आपकी टर्म बनेगी 2a बराबर है 20d माइनस ऑफ 42d। तो 2a इज इक्वल टू माइनस 22d। तो a आपका कितना निकल गया -11d। तो ये आपने एक रिलेशन फाइंड आउट कर दिया a का इन टर्म ऑफ d। तो इसको आप लेट कर लोगे इक्वेशन नंबर 1। अब आपको जो फाइंड आउट करना है हम उसी को ही यूज़ करेंगे। तो a12 आपका कैसे बना होगा a प्लस 11d। तो यहाँ पर हम जो आपने रिलेशन फाइंड आउट किया है उसी को यहाँ पुटअप करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आप a की वैल्यू -11d यहाँ पर पुटअप करोगे तो आपका बनेगा -11d प्लस 11d बराबर है 0। तो डैट मीन्स जो आपकी 12 टर्म निकालनी थी आपको उसका आंसर क्या निकल गया 0। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के चॉइस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रूट्स। और इस पेपर में आपके मिस प्रिंटिंग है। यहाँ पर आपका mx ब्रैकेट 5x माइनस 6 प्लस 9 आपका गिवन है। तो अगर आपने इस मिस्टेक को ठीक नहीं किया है तो फटाफट इस क्वेश्चन को पहले ठीक कीजिए देन सॉल्व कीजिए। बिकॉज अगर आपको +9 नहीं लिखा होगा तो यहाँ पर आपके रूट्स नहीं निकल सकते और m की वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि वो डायरेक्टली 0 बन रही है। तो इस करके यहाँ पर मिस प्रिंटिंग है तो इसको ठीक कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फाइंड वैल्यू निकालनी है m और आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को नोट डाउन करेंगे। तो mx 5x माइनस 6 प्लस 9 बराबर है 0। अब यहाँ पर आपको दे रखा है इट हैज़ 2 इक्वल रूट्स और 2 इक्वल रूट्स आपके कब होंगे जब हमारा d क्या होगा बराबर 0 होगा। तो ये चीज़ आपको क्या दे रखी है गिवन। सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो mx को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपको बनेगा 5mx² माइनस 6mx प्लस 9 बराबर 0। d आपको पता है कि क्या होता है तो d इज इक्वल टू 0 आपको गिवन है। तो b² माइनस 4ac बराबर है 0। b की वैल्यू आपको दे रखी है -6m। तो -6m का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 5m इंटू 9 बराबर है 0। तो 36m² माइनस 4 5 है 20 इंटू 9 180 इंटू m इज इक्वल टू 0। तो दोनों में आपका क्या कॉमन आ रहा है 36m। तो अंदर आपका बच गया m माइनस 5 बराबर है 0। अब यहाँ पर आपकी दो पॉसिबिलिटी है आइदर 36m बराबर 0 हो सकता है और m माइनस 5 बराबर 0 हो सकता है। तो यहाँ से आपका m निकल गया 0 और यहाँ से m निकल गया आपका 5। बट कभी भी अगर आपके पेपर में दो सोल्यूशन निकले और एक आपका 0 निकले और एक अनदर वैल्यू निकले तो आप उसको वेरीफाई ज़रूर करें। बिकॉज कई बार क्या होता है कि वो दोनों में से कोई एक वैल्यू वैलिड होती है दूसरी आपकी इनवैलिड हो जाती है। तो अगर हम m बराबर 0 को यहाँ पर पुट करते हैं तो आपका क्या बनेगा 0 इंटू 5x माइनस 6 प्लस 9 बराबर 0। तो 0 इंटू समथिंग क्या हो गया 0 हो गया। तो 9 बराबर 0। तो क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा नहीं होगा बिकॉज ये क्वाड्रेटिक को रिमूव कर रहे हैं क्योंकि वेरिएबल को इसने 0 बना दिया। तो मतलब m हमारा 0 नहीं हो सकता। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा m इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम ए पॉइंट P टू टेंजेंट P and PB are drawn to a circle of center O and radius R. If OP बराबर है 2R, then find angle APB. What type of triangle APB? अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो आपको पता है कि रेडियस से टेंजेंट पे कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री बनेगा। तो डैट मीन्स यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी बन गई 90 डिग्री। अगर मैं सिर्फ ये एंगल निकालूँ पहले बिकॉज जो आपका एंगल APB है वो है इसका डबल। तो सबसे पहले मैं इस एंगल को फाइंड आउट करूँगा और इसको मैंने क्या लेट कर लिया थीटा। और अगर मैं सिर्फ इस छोटी फिगर को ही ट्रांसफॉर्म करूँ राइट एंगल ट्रायंगल में तो आपकी फिगर कैसे बनेगी ऐसे। बिकॉज यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो वो आपका यहाँ पर मेंशन होगा, यहाँ पर आपका A होगा, यहाँ पर आपका P होगा। बिकॉज 90 डिग्री आपका यहाँ पर बन रहा है। ये आपकी बन गई रेडियस और ये आपका बन गया परपेंडिकुलर और ये आपका बन गया हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस आपको कितनी दे रखी है 2R और आप एंगल कौन सा डिफाइन कर रहे हो ये वाला थीटा। तो इसके एंगल की हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे बाय रिलेशन ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू। बिकॉज आपको एंगल फाइंड आउट करना है और यहाँ पर आपको हाइपोटेन्यूस और बेस गिवन है। तो आपको पता है कि अगर मैं इसके हिसाब से देखूंगा इस एंगल के हिसाब से देखूंगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा परपेंडिकुलर और ये आपका क्या कहलाएगा हाइपोटेन्यूस। बिकॉज अगर मैं इस एंगल के हिसाब से देखूंगा तो आपके
परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो जाएंगे। तो इस करके ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है कि आप एंगल कहाँ पर डिफाइन कर रहे हो। तो यहाँ पर अगर मैं इस एंगल की बात करूँ तो यहाँ पर आपका बनेगा साइन थीटा, और साइन थीटा आपका किसके बराबर होगा, पी बाई एच। तो डैट मीन्स ओ ए अपॉन ओ पी। तो साइन 30 इज इक्वल टू ओ ए आपके कितने हैं, आर, और ओ पी आपका कितना निकला, 2r। तो आर से आर कैंसिल, तो आपका कितना निकल गया, 1/2। और साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ है, और आप अगर वैल्यू देखें तो साइन थीटा हाफ कब होगा, 30 डिग्री पे। तो यहाँ पर आपका एंगल कितना निकल गया, 30 डिग्री। अभी आपने एंगल ए पी और कितना निकाला, 30 डिग्री। आपको पता है कि ये एंगल कितना होगा, पूरा डबल होगा, इसका डबल होगा। तो यहाँ पर आप लिखोगे एंगल ए पी बी बराबर है ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी ओ। तो ये आपका कितना निकल गया, 60 डिग्री। तो ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी। आपको पता है कि सर्कल में अगर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ तो दोनों इक्वल इन लेंथ होगी। तो पी ए किसके बराबर हो गया, पी बी के। थ्योरम नंबर 10.2, अगर आपके टेंजेंट बराबर है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो एंगल पी ए बी बराबर हो गया एंगल पी बी ए। और अगर एंगल पी ए बी और पी ए बी बराबर है तो सपोज आपने इसको मान लिया एक्स और इसको मान लिया आपने एक्स, ये पूरा आपका एंगल कितना निकला, 60 डिग्री। तो एंगल से हम प्रॉपर्टी से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x प्लस 60 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो x आपका क्या निकल गया, 60 डिग्री। मतलब अगर आपके ईच एंगल 60 डिग्री है तो ये ट्रायंगल क्या किस टाइप का बन गया, इक्विलेटरल एंगल बन गया। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ट्रायंगल ए पी बी इज इक्विलेटरल। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 12320। इफ द रेडियस ऑफ इट बेस इज 56 सेंटीमीटर, फाइंड इट हाइट। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 में सी एस ए गिवन है कोन का 12320, रेडियस आपको गिवन है 56। आपको यहाँ पर हाइट फाइंड आउट करनी है। आपको पता है कि सी एस ए ऑफ कोन क्या होगा, पाई आर एल बराबर है 12320। तो 22/7 इंटू रेडियस आपके कितनी है 56 इंटू एल इज इक्वल टू 12320। तो एल इज इक्वल टू 12320 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 56, 7 8 जा 56, 11 तो 6160, 11 5 जा 55, 11 6 जा 0, तो 8 1 जा 8, 8 7 जा 56। तो एल आपका क्या निकल गया, 70 सेंटीमीटर। तो एल आपका निकल गया 70 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड आउट करना है, एच। आपको पता है कि एल स्क्वायर किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो इसी रिलेशन से हम एच की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 70 का स्क्वायर बराबर है 56 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो 70 का स्क्वायर कितना होगा, 4900 इज इक्वल टू 56 का स्क्वायर होगा 3136 प्लस एस स्क्वायर। तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू 4900 माइनस ऑफ 3136 दैट इज इक्वल टू 1764। और यहाँ पर स्क्वायर है तो वहाँ जाके रूट। तो एच की वैल्यू क्या बन गई, रूट में 1764। तो एच आपका क्या निकल गया, 42 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, मिस गर्ग recorded the marks obtained by her student in the following table. She calculated the model marks of the student of the class as 45. While printing the data, a blank was left. Find the missing frequency in the table given below. यहाँ पर आपको मार्क्स ऑब्टेन दे रखे हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये टर्म आपकी क्या है, मिसिंग है। तो यहाँ पर आपको मोड गिवन है 45। तो सबसे पहले हम मोड का फॉर्मूला मेंशन करेंगे, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस ऑफ F0 माइनस ऑफ F2 होल मल्टीप्लाई बाय H। व्हाट इज L, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, F1 फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, F2 फ्रिक्वेंसी ऑफ ससीडिंग मॉडल क्लास, H क्लास साइज। यहाँ पर आपको मोड कितना गिवन है, 45। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये आपके किस मॉडल मार्क्स में काउंट हो रहा है, 40 to 60। तो ये आपका क्या निकल गया, मॉडल क्लास। तो यहाँ पर आप लिखोगे मॉडल मार्क्स आपका क्या निकला, 40 to 60। तो इसी के बेस पर हम L, F1, F0, F2 और H फाइंड आउट करेंगे। तो L आपका निकला
40, F1 आप आउट करना है, इसको आपने सपोज x सेलेक्ट कर लिया, F2 आपका निकला 6, F0 आपका निकला 10 और H आपका निकला 20, क्योंकि 40 60 में गैप कितना है 20 का। तो अब हम इसी वैल्यू को यूज़ करेंगे और मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो मोड आपको गिवन है 45, L आपका निकला 40 प्लस F1x माइनस 10 अपॉन 2x माइनस ऑफ 10 माइनस ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाय 20। 40 यहाँ प्लस है, वहाँ जाके माइनस, तो 5x माइनस 10 अपॉन 2x माइनस 16 इंटू 20, 5 4 जा 20, ये चीज़ डिवाइड है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 4x माइनस 40, इसको वहाँ सेपरेट करेंगे तो 40 माइनस 16 24 इज इक्वल टू 2x, तो x आपका कितना निकल गया 12। तो ये होगी हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 6, इफ रितु वर यंगर बाय 5 years then what she really is, then the square of her age would have been 11 more than 5 times her present age. What is her present age? तो सबसे पहले हम रितु की प्रेजेंट एज को x सेलेक्ट कर लेते हैं। तो प्रेजेंट एज ऑफ रितु बी x years। अब रितु वर यंगर बाय 5 years, मतलब 5 साल छोटे, तो x माइनस 5, और अगर मैं इसी का ही अगर स्क्वायर कर देता हूँ तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो वो क्या बन जाएगा 11 मोर देन 5 टाइम्स इज प्रेजेंट एज। तो ये बन गई हमारी अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब हम यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab इज इक्वल टू 11 प्लस 5x। दोनों टर्म को मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x माइनस 11 माइनस ऑफ 5x बराबर है 0। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 15x प्लस 14। अब यहाँ पर आपके क्वाड्रेटिक बन गया, तो इसको आप बाय मिडल स्प्लिट टर्म और बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एनी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो और x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड लगा रहा हूँ, तो माइनस 14x माइनस ऑफ x प्लस 14 बराबर है 0। x को बनाया तो x माइनस 14, माइनस 1 को बनाया तो x माइनस 14 बराबर है 0। तो एक x की वैल्यू आ गई 1 और एक x की वैल्यू आ गई 14। बट क्या ये दोनों हमारे वैलिड होगा? नहीं होगा, बिकॉज अगर मैं x बराबर 1 लेता हूँ तो ऋतु की एज 5 साल पहले क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो इस करके ये चीज़ हमारी पॉसिबल नहीं होगी। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो हमारा क्या होगा कि ऋतु एज इज़ 14 ईयर्स। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ऑप्शन वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको दे रखा है 9x स्क्वायर माइनस 6px प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर है 0, और यहाँ पर आपको सॉल्व करना है फॉर x। तो सबसे पहले यहाँ पर आप इसको ओपन कीजिए, प्लस पी स्क्वायर माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर बराबर है 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने से पहले यहाँ पर आप देखिए कि क्या यहाँ पर हम मिडल स्प्लिट टर्म से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो अगर हम इन 3 टर्म को देखिए, यहाँ पर आपका पी स्क्वायर है, यहाँ पर 9x स्क्वायर है, यहाँ पर 6px है। क्यू वाली टर्म को सेपरेट रहने दीजिए। यहाँ पर आप सोचिए कि यहाँ पर आपका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा नहीं बन रहा। 9x स्क्वायर को हम बना सकते हैं 3x का होल स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, यहाँ पर आपका 2ab की फॉर्म में बन सकता है 2 इंटू a इंटू बी माइनस ऑफ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, तो इसको हमारा बन गया 3x माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ क्यू का होल स्क्वायर, और फर्दर आपकी आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ आपका बनेगा 3x माइनस पी माइनस ऑफ क्यू, 3x माइनस पी प्लस क्यू होल बराबर है 0। तो यहाँ पर हम दोनों को इक्वेट करेंगे 0 के, और जिससे हम x और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो 3x माइनस पी माइनस क्यू बराबर है 0। तो x आपका निकल गया प्लस पी प्लस क्यू होल डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पर आपका बन गया q माइनस क्यू प्लस p, तो x आपका बन गया p माइनस क्यू होल डिवाइडेड बाई 3।
तो ये आपके दो फाइनल आंसर निकल गए इन टर्म ऑफ पी एंड क्यू फॉर एक्स। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। नंबर 7, फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉन्ग जंप कंपटीशन इन विच 250 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड, फाइंड द मीडियन डिस्टेंस जंप बाय द स्टूडेंट्स, इंटरप्रेट द मीडियन। यहाँ पर आपको एक टेबल दे रखा है और यहाँ पर आपको मीडियन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम मीडियन का फॉर्मूला मेंशन करेंगे। मीडियन आपका होगा L प्लस n/2 माइनस ऑफ CF होल डिवाइडेड बाय F इंटू H। What is L? Lower limit of median class. N, total number of observation. Cumulative frequency of preceding class. Frequency of median class. Class size. यहाँ पर आपको गिवन है डिस्टेंस और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम इसका CF फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आपने जो आपको 40 दे रखा है उसको एज इट इज़ लिख देना है। इसमें आपने नेक्स्ट टर्म को ऐड करना है, तो 40 + 80 120, 120 में 62 ऐड कर लेना है तो 182, 182 में आपने 38 ऐड किया तो आपका बन गया 220, 220 में 30 ऐड किया तो आपका क्या बन गया 250। अगर आपने ऐड करते समय अगर आपकी ये जो वैल्यू आ रही है और आपका टोटल डाटा अगर मिसमैच हो रहा है तो दैट मीन्स आपका एडिशन और सब में कुछ गड़बड़ हुई है, तो वहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हो। अब यहाँ पर आप मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करोगे? यहाँ पर आपका टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है 250। तो सबसे पहले आपने क्या करना है उसका n/2 निकालना है। तो 250 का अगर आप हाफ करोगे तो आपका क्या निकलेगा 125। अब 125 आपने देखना है कि CF में इसके नियरेस्ट और इससे ग्रेटर वैल्यू कहाँ पर आ रही है। तो अगर आप देखोगे तो 125 के नियर और उससे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है 182। तो आपने यहाँ पर क्या कर देना है इसको सर्कल कर देना है। तो ये आपके क्या कहलाएगी मीडियन क्लास। और जैसे ही आपकी मीडियन क्लास फाइंड आउट होगी तो आप सारे पैरामीटर को फाइंड आउट कर लोगे। दैट मीन्स L, n/2, CF, F और H। तो अगर हम इस मीडियन क्लास में देखें तो आपका L कितना होगा लोअर लिमिट 2, F आपका फ्रिक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इज 62, CF ऑफ प्रीसीडिंग मीडियन क्लास इज 120। क्लास साइज आपका निकला 2-3 में गैप कितने का है 1 का, और n/2 आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 125। अब हम इसी वैल्यू को डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट करेंगे और मीडियन फाइंड आउट करेंगे। तो मीडियन इज इक्वल टू L आपका निकला 2 प्लस n/2 आपका 125 माइनस ऑफ 120 होल डिवाइडेड बाय 62 इंटू 1। तो 2 प्लस 5 अपॉन 62। सबसे पहले आप 5 को 62 से क्या करोगे डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 2 प्लस 0.08 और आप इसको अगर ऐड कर दोगे तो आपका बनेगा 2.08 मीटर। अब क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि इंटरप्रेट द मीडियन। इसका क्या मतलब है कि मीडियन जो आपका निकला है तो उससे आप उस टेबल में क्या फाइंड आउट कर रहे हो। यहाँ पर आपको डिस्टेंस दे रखा है 0, 1, 1 से लेके 2, 2 से 3, 3, 4, 4, 5 और मीडियन आपका क्या निकला 2.08। तो मतलब मिडल वैल्यू, तो मतलब 50% आपके जंप कर रहे हैं बिलो और 50% आपके बिलो कर रहे हैं अबव। तो मतलब 50% स्टूडेंट जंप बिलो 2.08 मीटर एंड 50% अबव इट। तो ये आपका निकल गया इंटरप्रेट द मीडियन। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली मेंशन करोगे कि 50% ऑफ स्टूडेंट जंप बिलो 2.08 meter and 50% above it. Question number 8. Construct a pair of tangent to a circle of radius 4 cm which are inclined to each angle of 60 degree. यहाँ पर आपको सबसे पहले गिवन है रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो स्केल की और कंपास की हेल्प से सबसे पहले आपने क्या करना है एक सर्कल ड्रॉ कर देना है जिसकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर मैं रफली फिगर बना रहा हूँ बट आपने पेपर में स्केल कंपास और डी के हेल्प से बनाना है। तो यहाँ पर आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है जो इंक्लाइंड है 60 डिग्री पे। आउटसाइड से जो एक टेंजेंट आ रही है उसका इंक्लिनेशन आपको कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो बाहर का एंगल होगा और इन सेंटर पे एंगल होगा दोनों का एंगल कितना होता है सप्लीमेंट्री होता है। अगर ये 60 है तो सेंट्रल एंगल कितना होगा 120।
और आपको बताया कि कंप्लीट एंगल कितना होता है 360। 360 को अगर मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो 120 120 आ रहा है। तो यहाँ पर आपने डी रखना है और यहाँ से आपने 120 ड्रॉ कर देना है, मतलब ये एंगल आपका कितना होगा 120 डिग्री। यहाँ पर आपने कंपास रखनी है और डी से आपने 120 डिग्री इस डायरेक्शन में आपने ड्रॉ कर देना है, तो ये आपका बन गया 120 डिग्री। अब आपको बताया कि रेडियस से और यहाँ पर टेंजेंट पे एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो यहाँ पर आपने 90 डिग्री ड्रॉ करना है कंपास ऑन करके, और यहाँ से आपने 90 डिग्री को ड्रॉ कर देना है। सेम प्रोसीजर यहाँ पर आपने रखना है, कंपास यहाँ रखनी है और 90 डिग्री ड्रॉ करनी है और ऐसे ड्रॉ कर देना है, और दोनों 90 जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वो आपका पॉइंट आ जाएगा P। और अगर आप उसको D से मेज़र करोगे तो ये एंगल आपका कितना निकलेगा 60 डिग्री, और ये एंगल आपका कितना निकलेगा 120 डिग्री। बिकॉज आपको पता है कि इन दोनों का एंगल का सम कितना होगा सप्लीमेंट्री एंगल। ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो बुक में, और इसको आप मार्क कर दोगे A और ये आपका B, और इसको आप लेट कर देना C। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9, द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो शो द रन स्कोर बाय बैट्समैन इन वन डे क्रिकेट मैच, फाइंड द मीन नंबर ऑफ रन। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में रन स्कोर दे रखे हैं, नंबर ऑफ बैट्समैन, ये आपकी क्या होती है फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे क्लास मार्क XI। आपको बताया कि लोअर और अपर लिमिट को ऐड करोगे 2 से डिवाइड, तो 0 + 40 40, 40 को 2 से डिवाइड किया 20, 40 + 80 120, 120 को 2 से डिवाइड किया 60, 200, 200 को 2 से डिवाइड किया 100। अब आपको बताया कि यहाँ पर ये कॉन्टीन्यूस बन रहा है, तो दैट मीन्स 40 40 का गैप आ रहा है, तो नेक्स्ट टर्म आएगी आपकी 140 और नेक्स्ट टर्म आएगी आपकी 180। अब हम डायरेक्टली XI और FI को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपका बनेगा 240, 120, 3500, 4200 और 23 को 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बनेगा 4140। अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो ये आपका निकलेगा सिग्मा XI FI दैट इज इक्वल टू 13280। तो ये तो निकल गया आपका सिग्मा XI FI। अगर मैं इन सबको ऐड करता हूँ तो ये आपका निकलेगा सिग्मा FI दैट इज इक्वल टू 120। अब आपको बताया कि मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा XI FI होल डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। तो 13280 को हम 120 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो आपका निकल गया 110.67 रन। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10, 2 वर्टिकल पोल ऑफ डिफरेंट हाइट आर स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर। सपोज एक पोल ये दे रखा है, एक पोल यहाँ पर, और दोनों के बीच के जो आपका डिस्टेंस है वो कितना है आपका 20 मीटर अवे। द एंगुलर एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकंड पोल इज 60 डिग्री and the angular elevation of the top of the second pole from the foot of the first pole is 30 degree. Find the difference between the height of the two pole. तो ये आपने लेट कर लिया A B C D, तो इसको आपने मार्क कर लिया H और इसको आपने मार्क कर लिया H डैश। तो सबसे पहले हम दोनों की H फाइंड आउट करेंगे। अगर आप इस ट्रायंगल को देखिए ABC, तो P और B आपको दे रखा है, तो H/20 दैट इज इक्वल टू 1060 डिग्री, और 1060 आपका कितना होता है √3, तो ये आपका निकल गया 20√3 मीटर। इन ट्रायंगल DCB H'/20 दैट इज इक्वल टू 1030 डिग्री, और 1030 आपका कितना होता है 1/√3, तो ये आपका निकल गया 20/√3 दैट इज इक्वल टू 20√3/3 मीटर। अब आपको क्या निकालना है डिफरेंस, तो यहाँ पर हम निकालेंगे डिफरेंस इज इक्वल टू 20√3 माइनस ऑफ 20√3/3, तो आपका निकल गया 20√3 कॉमन, तो 1 - 1/3 दैट इज इक्वल टू 20√3 इंटू 2/3, तो आपका कितना निकल गया 40√3/3 मीटर। और यहाँ पर आपको √3 की वैल्यू दे रखी है 1.73, तो यहाँ पर आप पुट करोगे तो आपका बनेगा 40 इंटू 1.73/3 दैट इज इक्वल टू 23.06 मीटर। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 का चॉइस क्वेश्चन, ए बॉय 1.7 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम ए बिल्डिंग।
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम हिज आईज इज 60 डिग्री, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। एक आपको बॉय दे रखा है जिसकी हाइट क्या दे रखी है 1.7 मीटर, और इसके सामने क्या दे रखा है एक बिल्डिंग, और अगर वो अपनी आई से टॉप को देखता है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। तो ये आपका बन गया ए बी सी डी ई, और कितनी दूरी पे है 50 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। और आपको क्या फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अगर ये 1.7 है तो ये भी क्या होगा आपका 1.7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस x को फाइंड आउट करेंगे और जो आएगा उसमें 1.7 ऐड करके आपकी टोटल हाइट आ जाएगी। तो इन ट्रायंगल ए बी ई, तो x अपॉन 50 दैट इज इक्वल टू 1060, और 1060 आपका कितना होता है √3, तो आपका निकल गया 50√3। आपको क्या निकालना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो वो किसके बराबर होगा 50√3 में अगर मैं 1.7 को क्या कर दूंगा ऐड, तो 50 इंटू 1.73 प्लस 1.7, तो ये आपका निकल गया फाइनल आंसर 88.2 मीटर। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11, द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियाई ऑफ स्फेरिकल सेल आर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। If it is melted and recast into a solid cylindrical of diameter 14 सेंटीमीटर, find the height of the cylinder। आपको इंटरनल और स्फेरिकल रेडियाई और स्फेरिकल सेल दे रखे हैं। तो स्फेरिकल सेल आपका कैसे होगा, इस शेप में होगा। ये आपकी इंटरनल रेडियस दे रखी है कितनी 3 सेंटीमीटर, और ये आपकी एक्सटर्नल है दे रखी है 5 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको मेल्ट करके और रिकास्ट करके एक सॉलिड सिलेंडर बनाऊँ जिसका डायमीटर कितना दे रखा है 14, तो सिलेंडर का आपको पैरामीटर गिवन है रेडियस 7 सेंटीमीटर, बिकॉज डायमीटर अगर 14 दे रखा है तो उसका हाफ कितना हो जाएगा ये, और ये आपको दे रखा है स्फेरिकल सेल। और आपको पता है कि कभी भी कोई चीज़ रिकास्ट होके मेल्ट होके दूसरी शेप में कन्वर्ट हो तो उसका वॉल्यूम क्या होगा बराबर। तो यहाँ पर आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ शेल बराबर है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सेल कैसे निकलेगा 4/3 πr³। बट यहाँ पर स्फेरिकल शेल है तो मतलब ये चीज़ आपकी होल है, तो मतलब ये चीज़ आपको निकालनी है। तो कैसे निकलेगी, जब मैं पूरी रेडियस में से इस रेडियस को क्या करूँगा माइनस, तो यहाँ पर आपका बनेगा 5³ माइनस ऑफ 3³ डेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा πr²h, तो पाई इंटू रेडियस आपको दे देगा 7 का स्क्वायर इंटू h। तो पाई से पाई कैंसिल आउट, तो 4/3 ये आपका बन गया 125 माइनस ऑफ 27 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 इंटू h। तो 4/3 इंटू 127 में से 27 गए, 125 में से 27 गए, तो आपका बचा 98 इज इक्वल टू 49 इंटू h। 49 इंटू 98, तो आप h कितना आ गया आपका 8/3। तो ये आपकी निकल गई हाइट ऑफ द सिलेंडर। सेकेंड पार्ट आपको बोल रहा है also find the total surface area of the सिलेंडर। आपको बताया कि TSA ऑफ सिलेंडर क्या होगा 2πr r प्लस h, तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस आपकी कितनी थी 7 इंटू 7 प्लस 8/3, तो 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 इंटू 22, 3 7 21, 21 प्लस 8 29/3, 44 इंटू 29/3 that is equal to 1276/3 is equal to 425.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर। सपोज हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसका सेंटर क्या है O, एक्सटर्नल पॉइंट हमारे क्या है P, यहाँ से मैं दो टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, इसको सेंटर से इसको ज्वाइन करेंगे, इसको इसे ज्वाइन करेंगे, ये आपको बन गया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो क्वेश्चन आपको क्या कहना चाह रहा है कि जो एंगल आपका बाहर बन रहा है और जो सेंटर में बन रहा है बोथ आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो यहाँ पर आपको प्रूव करना है
एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी बराबर है 180 डिग्री। तो प्रूफ हम करेंगे तो यहाँ पर आप लिखोगे क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी, एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल ए ओ बी, चारों का एंगल सम कितना होगा 360 डिग्री। द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एंगल ओ ए पी ये आपका कितना होगा 90 डिग्री, बिकॉज रेडियस से टेंजेंट पे कितना एंगल बनता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप बिकॉज टेंजेंट परपेंडिकुलर रेडियस प्लस एंगल ए पी बी एज इट इज प्लस पी बी ओ 90 डिग्री, सेम रीज़न, प्लस एंगल ए ओ बी बराबर है 360 डिग्री। तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी आपका कितना निकल गया 180 डिग्री। और यही चीज़ आपको क्या करनी थी प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 12 का और ऑप्शन, टू टेंजेंट टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट टी। प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ तो ये आपकी क्या कहलाएगी रेडियस। आपने अभी पढ़ा कि इन दोनों का एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर आप लिखोगे एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू बराबर होगा 180 डिग्री। इसको आपने मार्क कर ली क्वेश्चन नंबर 1। ओ पी बराबर होगा ओ क्यू बिकॉज रेडियस, और अगर ये अपोजिट साइज अगर बराबर है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे बराबर। तो एंगल ओ पी क्यू बराबर हो गया एंगल ओ क्यू पी के। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, तो ये बराबर हो गया सेकेंड इक्वेशन। अगर मैं इसको देखूं इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल पी ओ क्यू बराबर होगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, ये दोनों बराबर है तो ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू बराबर हो गया 180 डिग्री। तो इसको मार्क कर लिए इक्वेशन नंबर 3। अब फर्स्ट इक्वेशन भी आपकी 180 डिग्री के बराबर है और थर्ड इक्वेशन भी 180 डिग्री। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू बराबर है ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू। तो ये टर्म आपकी कैंसिल आउट, तो आपका पी टी क्यू किसके बराबर आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। और यही चीज़ आपको क्या करनी थी प्रूफ, तो हेंस प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 13 केस स्टडी 1। Trigonometry in the form of triangulation form the basis of navigation whether it is by land, sea or air. GPS a radio navigation system help to locate our position on earth with the help of satellite. A guard station at the top of 240-meter tower observe an unidentified boat coming toward it. A clinometer or inclinometer is an instrument used for measuring angle or slope. The guard used the clinometer to measure the angle of depression of the boat coming toward the lighthouse and found it to be 30 degree. Make a label figure on the basis of the given information and calculate the distance of the boat from the foot of the observation tower. Suppose ये आपका क्या दे रखा है टावर, और टावर की हाइट आपको गिवन है 240 मीटर, और यहाँ से आपकी क्या आ रही है कोई एक बोट आ रही है और जो कमिंग टुवर्ड द टावर। अब लाइट हाउस ने क्या किया, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन लिया, तो वो कितना है आपका 30 डिग्री। तो ये आपका 30 डिग्री है ऑरिजेंटल साइड के हिसाब से, तो ये आपका क्या बन गया 30 डिग्री। तो इसको आपने मार्क कर लिया A B C। तो ये हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू कंडीशन उसका जस्ट डायग्राम। और इसके बेस और फिगर के बेसिस पे आपको पूछा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बोर्ड विच इज़ टुवर्ड द टावर। तो आपको BC फाइंड आउट करना है, तो इसको हमने लेट कर लिया X। तो अगर आपका ये परपेंडिकुलर है आपका बेस, तो 240 अपॉन X इज इक्वल टू 1030। तो X इज इक्वल टू आपका क्या बन गया 240√3 मीटर। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द टावर। पार्ट नंबर सेकेंड, आफ्टर 10 मिनट्स द गार्ड ऑब्जर्व दैट द बोट वॉज अप्रोचिंग द टावर and a distance from the tower is reduced by
240 √3 -1 meter. He immediately raised the alarm. What was the new angle of depression of the boat from the top of the observation tower? सबसे पहले जो आपने फर्स्ट पार्ट निकाला उसमें आपका 30 डिग्री डिप्रेशन था और BC आपने फाइंड आउट किया 240 √3 मीटर. आफ्टर 10 मीटर सपोज वो यहाँ पर रीच कर जाता है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, चेंज हो जाता है. अब वो कितना चेंज हो वो नहीं पता, वही चीज़ आपको निकालनी है. बट जो उसका डिस्टेंस है BD वो रिड्यूस हो गया, जितना पहले था उसमें से रिड्यूस हो गया 240 ब्रैकेट √3 -1. तो विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन सबसे पहले इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं. 240 √3 माइनस ऑफ 240 √3 प्लस 240. तो ये टर्म इससे कैंसिल आउट, तो आपका कितना निकल गया 240 मीटर. हाइट भी आपको क्या दे रखा है 240 मीटर और BD भी आपका क्या निकला 240 मीटर. तो AB अपॉन BD आपने निकाला तो किसके बराबर होगा, tan थीटा के. तो tan थीटा इज इक्वल टू 240 अपॉन 240 दैट इज इक्वल टू 1. और आपको बताया कि tan थीटा आपका 1 कब होगा, जब आपका एंगल कितना होगा 45 डिग्री. तो डैट मीन्स जो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा 45 डिग्री. तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का सोल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 14 केस स्टडी 2. Nitesh want to participate in the push-up challenge. He can currently make 3000 push-up in 1 hour. But he want to achieve a target of 3900 push-up in 1 hour, for which he practice regularly. With each day of practice, he is able to make 5 more push-up in 1 hour as compared to the previous day. If on first day of practice he make 3000 push-up and continue to practice regularly till his target is achieved. Keeping the above situation in mind, answer the following question. Form an AP representing the number of push-up per day and hence find the minimum number of days he need to practice before the day his goal is accomplished. तो अगर हम कंडीशन के हिसाब से देखें तो फर्स्ट डे वो कितना पुशअप ले रहा है 3000 और हर बार वो 5 पुशअप क्या कर रहा है ऐड कर रहा है. तो अगर हम कंडीशन के हिसाब से देखें तो आपकी जो AP डिज़ाइन होएगी वो आपकी होगी 3000, 3005, 3010 एंड डॉट 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 और टोटल आपको उसको टारगेट कितना अचीव करना है 3900. और अगर हम AP से रिलेट करें तो आपका जो फर्स्ट टर्म होगा वो आपका होगा 3000, D आपका निकला 3005 माइनस ऑफ 3000 दैट इज इक्वल टू 5. AN आपको लास्ट टर्म गिवन है 3900. तो हम AN फॉर्मूले से हम फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ टर्म. तो A प्लस N माइनस 1D 3900 इज इक्वल टू 3000 प्लस N माइनस 1 5. तो आपको बन गया 900 N माइनस 1 5 या मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड तो आपका निकल गया 180. तो N आपका निकल गया 181. बट मिनिमम नंबर ऑफ डेज निकालने हैं तो हम उसमें से क्या करेंगे, एक दिन को माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड टू प्रैक्टिस बिफोर द डे हिज गोल इज अकम्प्लिश. तो एक दिन पहले, तो मतलब एक दिन वो क्या करेगा, कम कर देगा. तो यहाँ पर आप लिखोगे मिनिमम नंबर ऑफ डे इज इक्वल टू N माइनस 1 और N आपका निकला 181 माइनस ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 180 डेज. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप परफॉर्म बाय नितेश अप टू द डेज हिज गोल इज अचीव्ड. तो दैट मीन्स आपको क्या निकालना है, SN निकालना है. N आपका निकला था 181, AN आपका था 3900 और A आपका था हमारा 3000. तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला N/2 A प्लस AN की हेल्प से हम इसके टोटल नंबर ऑफ पुशअप को फाइंड आउट कर लेंगे. तो N आपका कितना निकला 181 अपॉन 2 3000 प्लस 3900 दैट इज इक्वल टू 181 इंटू 6900 अपॉन 2. 2 1 जा 2 3 4 5 0. तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर बनेगा 624450 पुशअप. तो ये हो गया हमारा केस स्टडी 2 का सेकंड पार्ट का सोल्यूशन. तो ये था आपके CBSE ऑफिशियल क्लास 10 मैथमेटिक्स का पेपर का इजी सोल्यूशन. आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे. तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व कीजिए जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें
और फर्दर सोल्यूशन देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, क्योंकि हम डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं जिनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में।